Greetings to all students. Today I am going to discuss basic features of Indian Constitution. भारतीय संविधान विश्व का एक अद्वितीय संविधान है और कुछ महानतम संवैधानिक रचनाओं में भारतीय संविधान की गिनती आती है। भारतीय संविधान, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र में लागू हुआ और इस संविधान के कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो इसको अद्वितीय अलौकिक बताते हैं। ज़्यादातर फीचर्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टमेटिकली मैं आपको वो चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ जो भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का भी मूल ढांचा है और जिनको स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में दिया गया है, जिससे कि कहीं पर कोई संदेह या एम्बिग्युइटी ना रहे। So let us discuss today all those basic features of Indian Constitution. I am going to share few slides with you which will tell you that what are the basic features of Indian Constitution. पहला और सबसे महत्वपूर्ण फीचर जो हम अपने संविधान में देखते हैं वो है इसका प्रीएम्बल। ये बहुत सोच समझकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारंभ में हमारे संविधान में रखा गया है और ये जो प्रीएम्बल या जिसको हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, ये हमारे संविधान के दर्शन को, हमारे संविधान के उद्देश्यों को बताता है। हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें महात्मा गांधी के फिलॉसफी से ली, बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी से ली, पंचशील सिद्धांत जिनको हम कहते हैं, और बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों ने तत्कालीन हालात के आधार पर ली। तो इन सब चीज़ों का संग्रह हमको इस संविधान में दिखाई देता है और ये संविधान ये निश्चित करता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय राजनीति की, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दिशा क्या होगी, उसको तय करने का ये प्रयास करता है। प्रीएम्बल के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ, और इन सभी फीचर्स के बारे में जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हम लोग डिटेल में अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में 5 मैजिक वर्ड्स हैं: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो ये निश्चित करता है और ये बताता है कि भारतीय संविधान एक संप्रभु संविधान है, भारत एक संप्रभु देश है, भारत एक समाजवादी देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत एक गणतंत्र है। ये 5 मैजिक वर्ड्स हैं, इनको डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे संविधान के प्रीएम्बल में शुरू में ही दिए हुए हैं और इस प्रीएम्बल के अंदर इक्वलिटी की बात है, लिबर्टी की बात है, बंधुत्व की बात है, इसको फ्रेटर्निटी कहते हैं, और व्यक्ति के आत्मसम्मान, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात है। तो ये सब चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से हमारे संविधान के प्रीएम्बल में लिखी हुई हैं, जो ये बताता है कि हम इस संविधान के माध्यम से एक किस प्रकार के समाज की रचना, एक किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की रचना करने जा रहे हैं। Preamble is very important part and foremost important of Indian Constitution. हमारा भारतीय संविधान, हम सब लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। इस संविधान में आज की तारीख में, पहले तो इसमें 397 आर्टिकल्स थे, लेकिन जिनको कुछ आगे जाकर समय के हिसाब से बढ़ाया गया और आज लगभग 440 अनुच्छेद के आसपास हमारे संविधान में आज की तारीख में है। हमारा संविधान 22 पार्ट्स में बटा हुआ है, 22 भागों में विभाजित है, जिसके आखिर में 12 शेड्यूल्स भी दिए गए हैं
और ये जो अनुसूचियां हैं ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान का बहुत इंटीग्रल पार्ट है और जो इस व्यवस्था, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। संविधान हमारा समय के हिसाब से परिवर्तित भी होता रहा है, परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा संविधान परिवर्तित भी होता रहा है और लगभग 120 से अधिक ही बार हमारे संविधान में छोटे और बड़े परिवर्तन किए जा चुके हैं। So this is the longest written constitutional document which is in the form of Indian Constitution, जो इसको एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की श्रेणी में लाता है। संविधान के परिवर्तन की अभी हम लोगों ने चर्चा की। भारतीय संविधान को लचीले और कठोर संविधान का मिश्रण कहा जाता है। हम अपने संविधान को एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या लचीला संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम केवल लोकसभा और राज्यसभा की साधारण बहुमत के आधार पर बदल सकते हैं। We can change few of the articles of the Constitution through simple majority of Lok Sabha and Rajya Sabha। तो एक साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से हम बहुत सारे अनुच्छेदों को बदल सकते हैं जो इसको एक लचीला स्वरूप देता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं, खासतौर से वो चीजें जो इसके संघीय ढांचे से संबंधित हैं, इसके फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हम लोग अमेंडमेंट प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। वो सारी चीजें बदलने के लिए हमको संविधान में एक स्पेशल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी यानी कि जो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जब प्राप्त होगा उस प्रकार के अमेंडमेंट को, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, तभी वो पास होगा। और कुछ केसेस में हमको आधे से ज्यादा राज्य हैं उनका भी अनुमोदन लेना पड़ेगा, उनकी राज्य की विधानसभाओं का, व्यवस्थापिकाओं का अनुमोदन लेना पड़ेगा। उस प्रकार की जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, उस प्रकार का जो परिवर्तन, जो अमेंडमेंट लाया गया है उसको पास करने के लिए। इसके अलावा एक और चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो केशवानंद भारती केस 1973 के बाद इम्प्लीमेंट हुई वो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे संविधान में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कभी बदली ही नहीं जा सकती, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा कहलाती है। इसको केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी चेंज्ड। वो पूरी थ्योरी क्या है उसको भी हम लोग आगे जाकर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको मूल रूप से बताने का तात्पर्य है कि हमारा संविधान जहाँ लचीला है वहीं कठोर भी है और वहीं कुछ इसकी मूल ढांचे से संबंधित चीजें वो भी हैं जो कभी भी बदली नहीं जा सकती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने भारत में बहुत सोच समझकर ब्रिटिश शासन व्यवस्था के आधार पर उसमें कुछ समय के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन करते हुए एक संसदात्मक शासन प्रक्रिया अपनाई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है। मूल अंतर जो हम लोगों ने ब्रिटिश सिस्टम से रखा वो ये था कि जहां ब्रिटेन में एक मोनार्क या क्वीन हेरिडिटरी बेस्ड होता है, हेड ऑफ द स्टेट जिसको हम कहते हैं, जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, वहीं पर हम लोगों ने जो अपना हेड ऑफ द स्टेट जिसको राष्ट्रपति कहते हैं उसको रखा, उसको एक अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित करके या चुनकर या उसका चुनाव करके एक इलेक्टोरल प्रोसेस के माध्यम से हमने राष्ट्रपति को रखा। तो ये जो जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है उस सिस्टम को हम रिपब्लिक कहते हैं। तो भारत में रिपब्लिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ये ठीक है कि हम लोगों ने जो रियल पावर्स हैं वो हम लोगों ने पार्लियामेंट को
और पार्लियामेंट के आधार पर चुनी हुई सरकार को दी है, और राष्ट्रपति केवल एक नाम मात्र का अध्यक्ष है। लेकिन हम लोगों ने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसके पास वास्तविक शक्तियां हैं, जो कि आर्टिकल 74 में हमारे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और दूसरी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर होता है, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, जो पार्लियामेंट के द्वारा ही चुनी गई है, और पार्लियामेंट ने ही जिसको मेजॉरिटी पार्टी के बेसिस पर जो सरकार बनाने चलाने का दायित्व सौंपा है, वो जो एग्जीक्यूटिव है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, वो हमेशा व्यवस्थापिका के लिए, विशेष रूप से लोकसभा के लिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में हमारे यहाँ दो पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो विशेष रूप से लोकसभा के लिए अपने प्रत्येक कार्यों के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो सिस्टम हमने अपनाया है, इसको हम एक संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जो हमारे संविधान में बहुत क्लियर कट दी हुई है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगली महत्वपूर्ण चीज जो हमें अपने संविधान में देखने को मिलती है कि हमारा संविधान एक मूल रूप से एक फेडरल, एक संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करता है। शुरू में ही लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन हमारी जो संघीय व्यवस्था, वो तीनों फीचर जो प्रोफेसर वियर हम लोग जानते हैं, उन्होंने 3 बेसिक फीचर्स किसी भी फेडरल सिस्टम के बताए थे। पहला तो ये कि वो वहां पर एक लिखित संविधान हो जो हमारे यहाँ है, एक संघ हो, केंद्र हो, और बहुत सारे राज्य हों जिनको मिलाकर एक देश बने, वो हमारे यहाँ है। और ये जो संघ और राज्य, इनके बीच जो शक्तियों का वितरण हो कि कौन किस पर अपने कानून बना सकता है, उसका क्लियर कट मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो, हमारे यहाँ है, हमारे संविधान में इसका क्लियर कट मेंशन है। और अगर कोई केंद्र और राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके निपटारे के लिए इंडिपेंडेंट और सुप्रीम जुडिशरी हो, जो हमारे यहाँ है। तो ये जो बेसिक फीचर्स किसी भी फेडरल सिस्टम्स के हैं, वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग अपने सिस्टम को एक फेडरल सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इसको सेंट्रल फोकस बना देती है, सेंटर फोकस्ड, केंद्र में आ जाता है, और जो इसको यूनिटरी सिस्टम की ओर ले जाती है, जो इसको एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जाती है। हम लोग आगे जाकर जब फेडरल यूनिटरी सिस्टम भारत में किस प्रकार से है उसका डिस्कशन करेंगे, तो इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारे यहाँ फेडरल और यूनिटरी दोनों ही प्रकार के सिस्टम्स पाए जाते हैं, बट मूल रूप से हमारी शासन व्यवस्था एक फेडरल सिस्टम है, जो केंद्र और राज्यों के बंटवारे, जिसमें केंद्र है और 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। Then we have, which we can say is the primary requirement of any civilized society, that is fundamental rights. बहुत सारे दूसरे देशों के संविधानों ने भी अलग अलग तरीके से राइट्स की बात की है। हम लोगों ने इसको बहुत सोच विचार के, हमारे संविधान में बहुत सारे राइट्स की बात की गई, अलग अलग जगहों पर राइट्स की बात की गई है, लेकिन हम लोगों ने मूल रूप से 7 थे, अब 6 हैं, एक अलग चैप्टर बनाकर फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। यहाँ पर 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, और इन फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार हैं, इनकी खासियत यह है कि इनके वायलेशन होने की स्थिति में कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित कर सकता है। दे आर डायरेक्टली प्रोटेक्टेड बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट थ्रू वेरियस रिट्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32।
इसके बारे में हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपनाया था और उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों का भी हम लोगों ने उल्लेख किया है। 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिए हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक नागरिक हमारे राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में इन फंडामेंटल ड्यूटीज को का निश्चित रूप से पालन करेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। एक जो बेसिक डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, उनमें यह है कि जहां फंडामेंटल राइट्स को जुडिशियल प्रोटेक्शन है इन केस ऑफ वायलेशन of any fundamental rights, one can approach High Court or Supreme Court directly and can get the fundamental right protected. Whereas in the case of directive principles, ये वो निर्देश हैं जो संविधान हमारे राज्यों को देता है कि आप किस प्रकार की नीतियां बनाएं। These directive principles are directly related to the preamble of the Indian Constitution, which speaks of the philosophy and objectives of the system. यानी कि इनमें वो सब बातें की गई हैं कि भारत किस प्रकार से एक विकासवादी गति को प्राप्त करे और साथ ही साथ किस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश हो, एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत हो। और वो जो 5 चीजें जिनके मैजिक वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उन सब चीजों का इसमें पालन किया जाए। तो उन सब उद्देश्यों को दिमाग में रखते हुए राज्य किस प्रकार की नीतियां बनाए, वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है। बट दीज आर नॉट मैंडेटरी, दैट मीन्स इनको एक जुडिशियल प्रोटेक्शन नहीं है। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स की म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है और किस प्रकार से पार्लियामेंट ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे जाकर करेंगे। बट दीज 2 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, as I told you in the very beginning that independent and supreme judiciary is one of the primary requirement of a federal system which we have. इसके अलावा भी किसी भी एक जस्ट और सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक सर्वोच्च न्यायपालिका है और एक सिंगल हायरार्किकल सिस्टम में हमारी जुडिशियल सिस्टम है, जहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर में हर स्टेट में, लगभग हर स्टेट में हाई कोर्ट है और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब दे आर ऑल आर गवर्न्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज सपोज टू बी द हाईएस्ट गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हमारे संविधान पे, संवैधानिक प्रक्रियाओं पर, संविधान से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस पर, संविधान से संबंधित कानून जो बनाए गए हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है या उनका उल्लंघन होता है, तो देयर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट जुडिशरी which we look forward, which is the supreme protector of the Indian Constitution. So this is one of the very unique feature। और हमारी जुडिशरी ने, इसको आगे जाकर हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तो फिर जुडिशरी ने समय समय पर हमेशा हमारे संविधान की रक्षा की है और ऐसी हर चीज को जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से असंवैधानिक करार दिया है जो संविधान की के आर्टिकल से और संविधान की भावना के भी विरुद्ध है। Not only what is written in the letters, but also in the spirit of the Constitution. Anything which is against the spirit of the Constitution, judiciary has always come forward and declared it null and void. So this is one very integral feature of the Indian Constitution. As told earlier, we have the bicameral legislatures in the center. केंद्र में जिसको हम संसद कहते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है जो कि एक
एल्डरली हाउस कहलाता है, और जो पॉपुलर हाउस है उसको हाउस ऑफ पीपल, लोक सदन या लोकसभा हम लोग कहते हैं। इसका गठन आर्टिकल 79 में इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। लोकसभा एक पॉपुलर हाउस है और लोकसभा ही बेसिकली ये तय करता है कि किस प्रकार से सरकार बनेगी और किस प्रकार से सरकार चलेगी। अगर सरकार तब तक चलती है जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और इसीलिए जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री के रूप में होता है, और वो अपनी कार्यपालिका का गठन करता है। तो कार्यपालिका के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सूनर और लेटर या तो लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। दोनों ही लोगों को मिलकर एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये किसी भी संसदात्मक शासन व्यवस्था का आधार हैं। ये दोनों खासतौर से भारत में। तो लेजिस्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी पार्लियामेंट्री सिस्टम, even in the presidential system also. The legislature is one of the three organs of the government में जो executive, legislature, judiciary कहलाते हैं। The legislature has got equal important role in the political system of any country. राज्य स्तर पर भी व्यवस्थापिकाएं संघात्मक शासन व्यवस्था में होती हैं। कुछ जगहों पर वो सिंगल हाउस लेजिस्लेचर होता है, कुछ जगह पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। भारत में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है कि कुछ जगहों पर आई थिंक इट इज अराउंड इन द 9 states where we have the 2 houses bicameral legislatures in the states, and other places we have the single cameral legislature, या एक ही सदन व्यवस्था में, उसको विधानसभा कहते हैं, वो होता है। स्टेट्स का जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी हैव सिंगल सिटीजनशिप इंडिया, अनलाइक यूएस। यूएस भी एक फेडरल सिस्टम है, वहां पर राज्य की नागरिकता अलग होती है और संघ की नागरिकता अलग होती है, जबकि भारत एक राष्ट्र के रूप में स्थापित है। और हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो अमेरिका के फेडरल सिस्टम से अलग है। हम लोगों ने पहले एक संघ क्रिएट किया, एक केंद्र क्रिएट किया, फिर उसको हमने राज्यों में, विभिन्न राज्यों में बांटा। राज्यों को बनाने का, राज्यों को मिलाने का, राज्यों में चेंजेस करने का ये अधिकार केंद्र के, ये पार्लियामेंट के पास है, जो कि संविधान में दिया है, प्रावधान जिसके लिए दिए हुए हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने एक सेंटर को कन्वीनियंस के हिसाब से अनेक राज्यों में विभक्त किया, बट सिटीजनशिप हमारी एक ही रही। वो सब भारतीय कहलाएंगे जो भारत की टेरिटरी के अंदर रहते हैं, जबकि यूएस के अंदर स्टेट सिटीजनशिप अलग होती है और सेंट्रल सिटीजनशिप अलग होती है। सिटीजनशिप के बहुत क्लियर कट प्रावधान हैं जो आर्टिकल 5 जो आर्टिकल 11 में दिए हुए हैं। इसके अलावा एक और एक्ट आया था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। आजकल भी CAA की बात चल रही है, जहाँ पर एक सिटीजनशिप NRC की बात चल रही है, जहाँ पर हम लोगों ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाने की बात की है। तो हम लोगों के लिए सिटीजनशिप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और एक ही सिटीजनशिप की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव, जो शुरू में हम लोग कह रहे थे कि भारत में संघात्मक के साथ साथ कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था के भी तत्व हैं, उसी में से एक जो हमारे संविधान में फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360 जो आपातकालीन प्रावधान दिए हुए हैं, इमरजेंसी पावर्स दी हुई हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो आर्टिकल 352 में है, जहां पर हमारे देश में आंतरिक रूप से कोई आर्म्ड रिबेलियन हो, या बाहरी कोई खतरा हो, या आंतरिक डिस्टर्बेंसेस हो, या किसी राज्य में अंडर आर्टिकल 356 संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या अंडर आर्टिकल 360 वित्तीय संकट देश के सामने उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग जो है वो इमरजेंसी का प्रोविजन दिया हुआ है, जहां पर केंद्र अपने हाथ में उस राज्य की शक्ति को ले लेता है और
पूरा केंद्र ही उसको चलाता है। अंडर इफ इट इज नेशनल इमरजेंसी 352, राज्य की जो शक्तियां हैं वो समाप्त कर दी जाती हैं, विधायी शक्तियां समाप्त कर दी जाती हैं, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कंट्रोल पूरी तरह से केंद्र के हाथ में आ जाता है, जिसको हम लोग इमरजेंसी पावर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे फेडरल सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आज आपसे डिस्कस किए जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। इन सब पर हम लोग अलग अलग डिटेल में चर्चा करेंगे। ये एक आपको विहंगम दृष्टि देता है कि किस प्रकार का ये संविधान है और कितने महत्वपूर्ण तत्वों को इसके अंदर समाहित किया गया है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने संविधान के मूल तत्वों को जाना और इनके एक एक तत्वों को तो हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस।